गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने एल्केन्स के मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के विषय में पढ़ा था कि जो असंतृप्त मतलब हिंदी में असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने स्टडी किया था। अब जो आज का टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या है, एल्केन। ठीक है, कि एल्केन जो होते हैं ये क्या होते हैं, आज हम लोग इस पर स्टडी करेंगे कि एल्केन क्या होते हैं। ठीक, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 और इसका जो सफिक्स होता है वो आपका क्या होता है, एन। यानी कि जो सामान्य सूत्र होता है इसका ये आपका होता है CnH2n+2 और इसका जो सफिक्स होता है, ठीक है, जो सफिक्स इसमें लगाया जाता है वो आपका क्या होता है, एन। यानी इसी के नाम से इसको बनाया जाता है। जैसे एक कार्बन का अगर देखें तो जैसे मान लो एक कार्बन है तो C1H2 × 1+2 तो कितना है, देखो C1H4, ये निकल कर क्या आ जाएगा, जिसको कॉमनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH4। तो इसका एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, सफिक्स क्या लग जाएगा, एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मीथेन। अगर इसी तरीके से दो कार्बन का कंपाउंड हो, ठीक है, यानी कि C2H6, यानी दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन, तो देखो 2 दूनी 4 और 2 6, तो यानी कितनी हो गई, दो कार्बन क्या हो जाएगा, H, तो इसका नाम आपका क्या हो जाएगा, एथेन। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसमें एल्केन में मेथेन के विषय में। किसमें स्टडी करेंगे, मेथेन के विषय में। मेथेन आपका क्या है, अब देखिए मेथेन का अगर हम बात करें तो मेथेन के केस में क्या है आपका, CH4। ठीक, मेथेन का जो फार्मूला होगा आपका क्या हो जाएगा, CH4, या एल्केन का फार्मूला कॉमनली CH4 में दिया जाएगा, जिनमें कार्बन को देखो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 और 2p2। तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए यानी कि जो हाइब्रिडाइज होते हैं ऑर्बिटल, उनको करने के लिए हमको लास्ट के sp ऑर्बिटल को हमको काउंट करना होता है। तो लास्ट के sp देखो हमारे ये है, तो देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी s को भरो, एक ये वाला और एक ये वाला। p में कितने खाने होंगे आपके, 3। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं आपको, देखो यहाँ पर 2, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। ये आपका होता है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जब होती है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या करता है, इधर वाले में जाकर के जंप कर जाता है, यानी कि ये इसमें चला जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये और एक ये, यानी कि इस प्रकार से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड का मतलब हो गया कि जो पेयर्ड में नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो, देखो 4, 1 2 3 और 4, तो 1s और 3p, देखो ps py और pz, इस तरीके से मिलकर क्या बनाते हैं, sp3। अगर इसके हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर 4 ऐसे हाइड्रोजन एक दूसरे से इस तरीके से ऐसे लगे होते हैं, ठीक है, और इनको इस तरीके से बांधा जा सकता है। ये इस प्रकार से एक दूसरे से ऐसे ये बंधे होते हैं, और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री और 27 मिनट, लगभग 109 डिग्री 27 से 28 मिनट में आपका इसका जो क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक, इनको कॉमनली हम लोग पैराफिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैराफिन। पैराफिन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जो पैराफिन है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से 2 शब्द, पैरा और फिन, यानी कि पैरा और एफिन, इन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। जहां पैरा का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि लिटिल,
और एफिनिटी मतलब होता है योग्य, ठीक है ना, यानी कि जो कम से कम के साथ कंबाइन करे, यानी कि जो वाटर के साथ इजीली रिएक्ट ना करे। बाकी सभी लोग जानते हैं कि वाटर कैसा है, जो पानी है वो नेचुरल सॉल्वेंट है कि सभी चीज़ें उसमें ज़्यादातर मिल जाती हैं, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। जो एल्केन्स होते हैं वो इजीली पानी के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी कार्बनिक कंपाउंड हो गए, जैसे ईथर है, एल्कोहल है, फिनॉल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब के साथ तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन वाटर के साथ आसानी से ये नहीं मिलते हैं। तो इतनी जनरल स्टडीज थी हमारी एल्केन के विषय में कि एल्केन्स क्या है। एल्केन्स हमारे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जनरल फार्मूला यानी समान सूत्र इनका CnH2n+2 होता है, ठीक है। साथ ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होता है, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड लेंथ होता है 109 डिग्री 27 से 28 मिनट का, ठीक। और साथ ही इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है आपका sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं एल्केन को बनाने के मेथड, कि एल्केन को किन मेथड से बनाया जा सकता है, माने कौन कौन से तरीकों से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है एल्केन को बनाते हैं किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। किससे बनाना है हम लोगों को? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उन हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जहां पर जो है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगी होती है, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगी होती है उसको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले किससे बनाते हैं? पहले है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, माने असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से इसको बनाना। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि मान लीजिए ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने क्या किया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको ले लिया और यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दी। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? प्लैटिनम या प्लैटिनम, प्लैटिनम या प्लैटिनम की प्रेजेंट में यह विक्रिया कराई जाएगी। अब ये प्लैटिनम और प्लैटिनम यहाँ क्या है? कैटलिस्ट, जिनको हिंदी में उत्प्रेरक भी बोलते हैं। आखिर इनका उत्प्रेरक का काम क्या होता है? जो किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो इसका नाम क्या था आपका? एथीन। ये आपकी क्या थी? एथीन थी। किसमें बदल दिया आपकी? एथेन में, ठीक है। यानी एथीन आपकी किसमें कन्वर्ट होगी जाकर के? एथेन में। और इसी तरह हम लोग जो है उससे भी करा सकते हैं एल्काइन से, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे रिएक्शन कर दीजिए। यहाँ भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिए। कितने हाइड्रोजन लेंगे यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन रिएक्शन कराओ, बनेगा क्या? CH3 CH2 CH3। तो देखिए एक CH3 ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए इस तरीके से ये जाकर के यहाँ पर क्या होगा? जुड़ जाएगा यहाँ पर और इस जगह पर। तो क्या बन जाएगा? मैक एच प्रो। तो नाम इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये रिएक्शन क्या आपकी किसकी प्रेजेंट में होगी? प्लैटिनम या प्लैटिनम की प्रेजेंट में। इस अभिक्रिया को हम लोग हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजनीकरण। ये अभिक्रिया आपकी हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजनीकरण भी कहलाती है। क्यों हाइड्रोजनीकरण कहलाती है भाई? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है? देखो आपका ये हाइड्रोजन इसके साथ जाकर के जुड़ रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद दूसरा है आपकी अभिक्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड से रख कराइए। किसके साथ रिएक्शन करानी है? एल्किल हैलाइड के साथ। तो एल्किल हैलाइड का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि जहां पर क्या होना चाहिए? एल्किल होना चाहिए और हैलाइड होना चाहिए। तो दूसरी जो अभिक्रिया है वो है आपकी एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में एल्किल का मतलब होता है आपका कोई भी R और हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन।
तो हाइड्रोजन में आपके क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। इनमें से किसी भी एक से लेकर के अभिक्रिया को कराया जा सकता है, जिसको हम लोग एल्किल हैलाइड बोलते हैं। जैसे हमने मान लीजिए रिएक्शन कराया किससे, आपका एल्किल हैलाइड से कराना है, मान लीजिए ले लिया CH3Cl, तो R यहाँ पर क्या हो गया CH3 और X क्या हो गया Cl, तो CH3Cl की अभिक्रिया करा तो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। H2 के साथ किसकी प्रेजेंट में अभिक्रिया होगी, जिंक की प्रेजेंट में, यानी कि जिंक की प्रेजेंट में अभिक्रिया कराएंगे, एक H यहाँ जाएगा और एक H यहाँ जाएगा। तो जब एक H यहाँ जाएगा तो कितना बन जाएगा, CH3 से एक H जोड़ेंगे तो बनेगा CH4, ठीक। और बचा हुआ एक H और एक Cl मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मेथेन। ये आपका दूसरा तरीका है बनाने का, किससे, एल्किल हैलाइड से बनाना। अब इसके बाद तीसरा जो तरीका है वो है आपका वुल्ट्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है वुल्ट्स अभिक्रिया। वुल्ट्स अभिक्रिया में क्या होता है, यहां पर 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं। कितने लेंगे, 2 मोल। 2 मोल एल्किल हैलाइड लेकर के रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। तो देखिए 2 मोल एल्किल हैलाइड जैसे मान लीजिए आपका हो गया, यही वाले लेते हैं CH3Cl, तो CH3Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl। तो देखिए 2 मोल एल्किल हैलाइड है, एक ये वाला है और एक कौन सा है, ये वाला। तो 2 मोल एल्किल हैलाइड हम लेकर के रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम के साथ। तो क्या बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, ठीक। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में कराई जाएगी, ड्राई ईथर, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की प्रेजेंट में ये अभिक्रिया कराई जाएगी, जहां पर आपका क्या बन जाएगा, एथेन बनेगा और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। इस तरीके से ये अभिक्रिया हो जाएगी। अब जिस तरह आपकी वुल्ट्स अभिक्रिया होती है, सेम इसी तरह आपकी होती है फ्रैंकलैंड। ध्यान से समझिएगा, जैसे वुल्ट्स अभिक्रिया है वैसे ही आपकी है कौन सी, फ्रैंकलैंड। जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है ये भी सेम इसी की तरह होती है, बस फर्क कितना होता है कि यहाँ 2 मोल एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते किसके साथ, सोडियम के साथ, और वहां 2 मोल एल्किल हैलाइड रिएक्शन करते किसके साथ, जिंक के साथ। तो देखिए कुछ इस प्रकार रिएक्शन होती है, CH3Cl प्लस Zn प्लस CH3Cl कंपाउंड सेम ऐसे ही होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंट में, यानी शुष्क ईथर की प्रेजेंट में ये भी अभिक्रिया कराई जाएगी आपकी। बनेगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में क्या निकलेगा बाहर, जिंक क्लोराइड ZnCl, ठीक है। बस इतना ही इसमें फर्क होता है कि सेम रिएक्शन वुल्ट्स और फ्रैंकलैंड, ये दोनों की दोनों अभिक्रिया बिल्कुल सेम होती है, बस फर्क कितना होता है इसके तत्व में। यहाँ पर सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं और यहाँ किससे कराते हैं, जिंक से करा देते हैं। खाली इतना ही इसमें फर्क होता है, बाकी ये दोनों की दोनों अभिक्रिया आपस में कैसी होती है, सेम होती है आपकी। अब उसके बाद मान लीजिए आपकी रिएक्शन है इससे आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिडेट है, जैसे हमने कहा सोडियम एसिटेट, ठीक है, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलीकरण के नाम से भी जानते हैं, कार्बोक्सिलीकरण। तो सोडियम एसिटेट ले लो, तो सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA, ये आपका क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट हो जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेकर के NaOH के साथ इसको क्या करेंगे आप, गर्म कर देंगे, ठीक। क्या बन जाएगा आपका, मेथेन CH4 बनेगा आपका, और साथ में आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये आपका क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सभी लोग जानते हैं कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी आपकी, बाहर निकल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी गिरगनार्ड अभिक्रिया। किससे करानी है, गिरगनार्ड अभिकर्मक से। ये है आपका गिरगनार्ड अभिकर्मक। गिरगनार्ड अभिकर्मक उस अभिकर्मक को बोलते हैं जहां पर RMgX होता है। जहां पर R मतलब सभी लोग जानते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप होगा
Mg मैग्नीशियम है और X आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में कोई भी ले सकते हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। जैसे हमने मान लो रिएक्शन कराई CH3MgCl, रिएक्शन किससे होती है, वाटर से होती है, माने H और H की प्रेजेंट में रिएक्शन होगी, ठीक है। गर्म करेंगे, बनेगा क्या आपका CH4, मीथेन आपकी बन जाएगी, ये इसके पास जाएगा, देखिए H इधर आ जाएगा तो CH4 बन जाएगा आपका मीथेन, बचेगा क्या MgCl और OH, तो इसको मिलाकर के लिख देंगे MgCl और OH। तो इस प्रकार आपने करीब 5 से 6 प्रोसेस देखे कि इतने तरीकों से इनको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका भौतिक गुण है, तो भौतिक गुण इसके क्या क्या होते हैं, जितने भी एल्केन होते हैं ये सब कलरलेस, मतलब ना तो इसमें किसी प्रकार का कलर होता है, ना ही इसमें किसी प्रकार की महक होती है। अगर इनके बात करें गलनांक और कप्तांक के, तो जैसे जैसे इसका एटॉमिक मास यानी मॉलिक्यूलर मास या परमाणु भार, जैसे जैसे इसका परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका गलनांक और कप्तांक भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक के जितने भी होते हैं ये सब आपके किस में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में। उसके बाद कार्बन 5 से लेकर कार्बन 17 तक के जितने एल्केन होते हैं ये आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और कार्बन 17 से जितने भी ऊपर एल्केन होते हैं ये सब आपके कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जितनी भी एल्केन होती हैं ये इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब जो है नहीं मिलती, ठीक। जितनी भी एल्केन है वो पानी के साथ इमिसिबल है, माने पानी के साथ तो नहीं घुलते, यानी पानी के साथ ये घुलनशील नहीं है, लेकिन बाकी पदार्थों के साथ पूरी तरीके से क्या है, घुलनशील है, ठीक है। जैसे कि एल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, ठीक है, बेंजोइक एसिड हो सकता है। इस तरीके के जितने भी कार्बनिक विलायक हैं, ईथर है, इन सब सभी कार्बनिक विलायकों में पूरी तरीके से विलय है और बाकी जल वगैरह में पूरी तरीके से घुलनशील ये नहीं होते हैं। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं और कल आपको हम अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल प्रॉपर्टीज एल्केन की पढ़ाएंगे, और ये होमवर्क में आपको इतना पूरा करना है जितना आपको आज ये बताया गया, यही आपका होमवर्क है, इसको चेक किया जाएगा। थैंक यू क्लास।